हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का एक नया टॉपिक है प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है और उसको प्रियम्बल भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो क्या है, ये आपको प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए या प्रियम्बल कहिए। आज इसको कई खंडों में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, इसके परिभाषा को देखेंगे, फिर इसके इतिहास को देखेंगे, कहाँ से ये शुरू हुआ है। ये प्रस्तावना का जिक्र आपको भारतीय संविधान में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपको विभिन्न वाद जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आपको क्या क्या कब क्या कहा गया है, आपको प्रियम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में, ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद आपको संविधान सभा के सदस्य है या जितने सारे कुछ ऐसे लोग हैं, समझिए कि प्रस्तावना के आपको संविधान को जोड़ के प्रस्तावना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो विचार रखते हैं, वो भी देखेंगे। फिर इसके साथ ये देखेंगे कि आपको अब तक समझिए कि आपको प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है, उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद आपको ये भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसको हम बारीकी से हर एक वर्ड पे इसको हम लोग ध्यान देंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ समझिए हम लोग देखेंगे कहाँ से किस देश से लिया गया है, किस देश से भाषा को लिया गया है, मतलब ओवरऑल सब चीज़ हम लोग यहाँ जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको प्रियम्बल की परिभाषा से। ठीक है, सबसे पहले ये है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है ये, जिसमें 395 अनुच्छेद, आपको 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ है। यानी इतने बड़े संविधान को अगर आपको जानना है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रियम्बल को देख लिया जाए जो आपको संविधान में लगा है, तो इससे ये जाहिर हो सकता है इसे साबित हो सकता है कि आपको भारतीय संविधान क्या चाहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसके समझ उद्देश्य क्या है, उसको बनाने वाले यानी संविधान को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका विचार क्या है, फिलॉसफी क्या है, उसको भारत के किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ये हर एक चीज़ जो जानकारी जो है आपको ये प्रस्तावना से मिल जाएगा। मतलब ये है कि इस प्रस्तावना को देखने से हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि भारत में जितने सारे नागरिक हैं उनके साथ क्या होगा, उनका रहन सहन कैसे होगा, इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको कैसे डेवलप करना है। इसमें समझिए कि आपको ये किस तरह से धार्मिक स्तर पर किसको कैसे देखना है, सामाजिक स्तर पर किस तरह से देखना है, क्षेत्रीय स्तर पर कैसे देखना है, ये हर एक चीज़ समझिए आपको यहाँ से हम जान सकते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो ये आपका ये प्रस्तावना का ये रहा परिभाषा। उसके बाद ये प्रस्तावना का इतिहास देखें तो ये सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आपको उद्देशिका प्रस्ताव जो है पेश किया गया था आपको संविधान सभा के अधिवेशन में। तो जब ये पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, तो उस समय ये पास नहीं हो सका, क्योंकि उस समय उस अधिवेशन में उस मुस्लिम क्या बोलता है ये आपका संविधान सभा का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य वहाँ नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य में बहुत सारे सदस्य, जिसमें आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। इन लोगों का कहना था कि जब सारे आपको मेंबर्स जब आ जाएंगे तब इसको पास किया जाएगा। तो इस तरह से उस दिन आपको 13 दिसंबर को पास नहीं किया गया। फिर उसके बाद में आपको 22 जनवरी 1947 को, कब 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। फिर उसके बाद आपको संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और उसमें इसको इंक्लूड किया गया और इसी के जैसे इसी रूपरेखा से संविधान का निर्माण किया गया। एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि ये संविधान में जो प्रस्तावना जो है, ये प्रियम्बल जो है, ये आपको सबसे पहले अमेरिका के संविधान में इसको इंक्लूड किया गया था आपको प्रियम्बल को। उसके बाद धीरे धीरे कई राज्यों में उसका उपयोग होने लगा। उसके साथ ही जब भारत का संविधान बना तो उसमें ये आपको प्रियम्बल का प्रयोग किया गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे इंक्लूड किया गया आपको। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपको भारत का ये संविधान का प्रस्तावना जो है, इसका मतलब उसको लिया कहाँ गया से, उसका विचार किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है।
क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसका विचार जो है वो किस देश से लिया गया है। तो ये किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और इसकी भाषा जो है, इसका लैंग्वेज जो है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यहाँ एकदम क्लियर होना चाहिए, विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, और आपको उसका लैंग्वेज, उसका भाषा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद इस जब संविधान जब बन गया, इसमें आपको प्रियम्बल जब समझिए कि उसमें जब बन के तैयार हो गया संविधान, फिर उसमें फर्स्ट चैप्टर में आप देखिएगा सबसे पहले प्रियम्बल ही आता है। तो जब ये न्यायालय में जब इसका समझिए कि रिजल्ट जब आया, मतलब इसमें क्या है कि आपको संविधान के द्वारा इसके जस्टिस जब हुआ इसको लेकर के, तब ये बताया गया, जिसमें सबसे पहले बेरुबारी संघवाद में आपको जो 1960 में डिसीजन जो हुआ, जस्टिस जो हुआ, इसमें सबसे पहले बताया गया कि आपको ये प्रियम्बल जो है, ये प्रियम्बल जो है आपको संविधान का भाग नहीं है। यानी बेरुवादीवाद में जो 1960 में आया, उसमें ये बताया गया कि आपको प्रियम्बल जो है, ये उद्देशिका जो है, वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। सो इसमें हम इसका कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और इसके द्वारा ये साबित किया गया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये साबित किया गया कि उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का भाग नहीं है, तो इसलिए उसमें हम कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसके 13 साल बाद यानी 1973 में आपको जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जब ये चला, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो आपको जजमेंट जो आया, वो जस्ट इसका जो पिछले जो आपको जजमेंट दिया था, जस्ट उसे उल्टा आया। और प्रियम्बल के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई डिसीजन था, जस्टिस जो था, जजमेंट जो था, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही था। क्योंकि सबसे पहले आपको बेरुवारी जस्टिस में आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपको प्रियम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है, और संविधान का अगर भाग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं की जा सकती है। लेकिन वही आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जब ये जस्टिस हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट जब दिया गया, तो उसमें ये बताया गया कि आपको प्रियम्बल जो है, उद्देशिका जो है, आपको भारतीय संविधान का भाग है, यानी संविधान का भाग है। और इसलिए जिस तरह से संविधान में संशोधन किया जाता है, उसी तरह से इसका भी संशोधन किया जा सकता है। स्पष्ट। पहला बेरुवारी में जो 1960 में आया, इसमें कहा गया है कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है, इसके चलते उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो 1973 में आया, इसमें भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछ सकता है जैसे बेरुवारी ये संघवाद जो सुप्रीम कोर्ट जो अपना जस्टिस जो जजमेंट जो दिया था प्रियम्बल को लेकर के, वो कब दिया था, तो हम बता सकते हैं ये 1960 का है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब का है, तो आपको 1973 का है ये। ठीक है। फिर उसके बाद SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया, ये आपको 1994 में आया था। और इसके द्वारा जब इसका जस्टिस हुआ, जजमेंट हुआ, तो उसमें बताया गया प्रियम्बल इज़ द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक आधारभूत संरचना है। सबसे पहले क्या बताया गया, बेरुवारी में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती में बताया गया कि आपको प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। और SR बम्बई में बताया गया कि प्रियम्बल इज़ द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। फिर उसके बाद एक जैसे मान लीजिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, ये यहाँ पे समझिए कि जब जजमेंट आया, तो उस समय बताया गया कि प्रियम्बल जो है संविधान का आत्मा है, अर्थात सोल है। ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस आपको प्रस्तावना को, इस उद्देशिका को किसने क्या कहा, यानी कौन सा व्यक्ति जो है उसको किस रूप में उसको क्या बताना चाहता है, कहना चाहता है।
तो वह सबसे पहले देखेंगे जैसे के एम मुंशी है, क्योंकि कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य है यहाँ पे इसको नोट डाउन किया गया है, जिसमें पहला है के एम मुंशी। तो के एम मुंशी जो है ये कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे। तो इनका ये कहना था कि आपको प्रियम्बल जो है ये उद्देशिका जो है आपको भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। याद रखेंगे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का कहना था कि आपको प्रियम्बल जो है ये आपको क्या है, भारतीय संविधान का राजनीतिक जन्मपत्री है। उसी तरह से आपको सुभाष कश्यप का कहना है कि संविधान शरीर है तो आपको प्रियम्बल क्या है, तो आत्मा है। क्या है? संविधान शरीर है तो प्रियम्बल आत्मा है। फिर ठीक उसी तरह से एन.ए. पालकीवाला का कहना है कि संविधान का परिचय पत्र है ये प्रियम्बल, मतलब इसका जो है आपको संविधान का परिचय पत्र है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखा जाए, जैसे मान लीजिए गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में, आपको इसमें कहा गया है कि प्रियम्बल संविधान का आत्मा है। उसी तरह से यहाँ भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 32 को जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र किया गया है, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको संविधान का आत्मा कहा है। पूछ सकता है कि आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। या ये जिक्र कर सकता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस आर्टिकल को, यानी किसको उन्होंने आपको संविधान का आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और नाम भी नहीं है, आर्टिकल भी नहीं पूछे, तो फिर यहाँ पे गोलकनाथ पंजाब बनाम पंजाब राज्य, ये आपका आंसर में हो सकता है। लगभग से वहाँ देखना है कि आर्टिकल या नाम वहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है। ऐसे भी प्रस्तावना जो है उस संविधान का आत्मा और कुंजी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन नाम से अगर पूछ दे कि किसने कहा है कि आर्टिकल 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आपको संविधान का आत्मा कहा है, तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे आपको ये प्रियम्बल को, और इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं इसको हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम भारत के लोग हैं, तो सबसे पहले यहाँ चीज़ बता सकते हैं कि जैसे भारत का संविधान है उसका सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत है तो भारत की जनता है। क्या है? संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कोई है तो आपको क्या है, तो भारत की जनता है। और भारतीय संविधान का सबसे यानी शक्ति जो है, शक्ति का केंद्र बिंदु कुछ है तो भारत की जनता ही है। तो यहाँ सबसे कहता है हम भारत के लोग, अर्थात वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका स्रोत जो है भारत की जनता है और सारी शक्ति का केंद्र बिंदु है तो भारत की जनता ही है। यानी सबसे सर्वोपरि कौन है, तो यहाँ पे भारत की जनता है। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि जैसे अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में ये सबसे पहले ऐसा ही लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। क्या लिखा है? हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। जिस तरह भारत के प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग, तो कहीं ना कहीं उसको यानी यूएनओ का जो आपको प्रियम्बल है उसका फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन जो है और भारत के प्रियम्बल का फर्स्ट लाइन है, तो कहीं ना कहीं उसमें समानता दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे आगे क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत के आंतरिक और बाहरी कोई मामला है तो उसमें भारत स्वतंत्र रूप से उसका निराकरण कर सकता है। यानी उस मामले को सुलझाने के लिए, उसका जजमेंट निकालने के लिए, उसमें अपना डिसीजन लेने के लिए वो खुद का स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाए तो किसी देश से वो सहायता ले, या जब तक वो देश जब तक कुछ नहीं कहे तब तक आपको भारत सरकार कुछ नहीं करे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं था तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो इस समय
अगर ये भारत में कोई आंतरिक या बाह्य कोई ऐसा मामला आता है तो स्वतंत्र होकर उसका डिसीजन भारत सरकार ले सकती है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार को किसी और देश के साथ मित्रता करनी हो या संधि करनी हो तो उस स्थिति में भी भारत सरकार स्वतंत्र होकर उससे मित्रता और संधि कर सकता है। यही आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यहाँ मतलब होता है। आगे देखिए, आगे क्या है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए सबसे पहले क्या है, इस आपको प्रियम्बल को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्या है, एक स्रोत है, जो स्रोत है जो क्या है भारत की जनता है, जो भी हम लोग यहाँ पढ़े हैं। उसके बाद इसके स्वरूप को देखेंगे, इसका स्वरूप क्या है प्रियम्बल का। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको स्वरूप में देखा जाए तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड जो है हम लोग इस स्वरूप में इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को हम लोग स्वरूप में याद करेंगे। तो सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में हम लोग जान गए। और आगे देखेंगे समाजवादी। ये समाजवादी वर्ड जो है ये आपको मूल प्रियम्बल जो बनाया गया था उसमें ये वर्ड नहीं था। जैसे ये आपको समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता यहाँ से दिया हुआ है। ये 3 वर्ड को संविधान के 42वें संशोधन जब हुआ तो उस 42वें संशोधन में 1976 में इस वर्ड को जोड़ा गया आपको प्रियम्बल में। तो इतना याद रखिएगा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया। तो आपको समाजवादी जो है ये आपको कहीं ना कहीं समझिए कि ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्पेशली उनके विचारों से संबंधित है ये। और भारत सरकार जो है आपको लोकतांत्रिक समाजवाद को प्रीफर किया, क्योंकि एक चीज़ देखिएगा, एक साम्यवादी साम्य समाजवादी और एक लोकतांत्रिक समाजवादी। तो भारत सरकार ने लोकतांत्रिक समाजवादी को यहाँ प्रीफर किया, क्योंकि साम्य समाजवादी जो होता है उस पर जो है राज्य जो है अपना कठिन निर्णय देता है आपको लोकतांत्रिक समाजवाद की अपेक्षा। एक चीज़ और है, भारतीय आर्टिकल जैसे संविधान के भाग 4 के आपको आर्टिकल 39 का बी और 39 का सी में ये स्पष्ट रूप से समाजवादी यानी भारत सरकार के साथ यानी समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यानी कैसा उसको रहने का, या जैसे मान लीजिए इस देश का भौतिक संसाधन जो है वो किस तरह से सब में डिवाइड होना चाहिए, अर्थात किसी एक वर्ग में या किसी एक व्यक्ति में उसको हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं इस वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसका विशेष समझिए कि डिस्क्राइब जो है आपको आर्टिकल 39 और 39 का बी और सी में इसका किया गया है। और समाज में रहने वाले हर एक वर्ग के लोगों को ये समान अधिकार मिले, ये भी कहीं ना कहीं इसको जुड़ा हुआ है इससे। और जैसे भारत की अर्थव्यवस्था जब बनी तो कहीं ना कहीं आपको साम्य समाजवादी और लोकतांत्रिक समाजवादी के बीच का एक रास्ता निकाल करके आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था को चूज किया गया, वही है समाजवादी। आगे है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत सरकार, हम जानते हैं कि विविधताओं का देश है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, तो यहाँ यानी भारत सरकार के पास कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन भारत में जितने सारे धर्म हैं तो भारत सरकार का कर्तव्य है कि सारे धर्मों का वो समझिए कि रिस्पेक्ट करे, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, सबको प्रोत्साहन दे। ऐसा नहीं किसी एक धर्म को आगे बढ़ाए और सारे धर्म को पीछे कर दे, ऐसा नहीं है। यानी भारत में जितने सारे धर्म हैं सबको समान दृष्टि से देखे, सबको एक साथ आगे बढ़ाएं, और ऐसा नहीं किसी को समझिए कि पीछे छोड़ दे या उसको एक को बहुत आगे बढ़ा दिए एक का पीछे ही छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो भारत में जितने सारे धर्म हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, सबको समान दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है यहाँ पे पंथ निरपेक्ष के द्वारा। यानी सीधा सीधे कुछ पूछ सकता है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई पंथ नहीं है, अर्थात कोई धर्म नहीं है, और जो यहाँ धर्म है उसको समान दृष्टि से देखना है। आगे है लोकतंत्रात्मक।
ये लोकतंत्रात्मक, अर्थात लोकतंत्र क्या है, तो ये लोगों का तंत्र है, लोगों द्वारा बनाए गए शासन है, या लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही देश पर ये शासन करेगा, उस देश को चलाएगा। यानी यही है कि देश का इस भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा शक्ति अगर किसी के पास है तो भारत की जनता के पास है, और जनता जैसे चाहेगी इस देश को चलाएगी। वहीं यहाँ लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन का कहना भी है, यानी इसको परिभाषित भी उन्होंने किया है कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए और जनता द्वारा बनाए गए शासन ही आपको लोकतंत्र है। फिर आगे है गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो देश गणराज्य यानी रिपब्लिक हो जाता है, जो देश रिपब्लिक हो जाता है, उसमें समझिए उसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, या उस देश के सबसे बड़े पद पर जो आपको पदाधिकारी जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। क्या है? उस देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है, अर्थात उस देश का सबसे बड़े पद पर जो आपको पदाधिकारी जो है उसका वंशानुगत रूप से चयन नहीं किया जाता है, अर्थात उसका निर्वाचन होता है हर एक 5 साल पे। अर्थात क्या है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा उसका निर्वाचन होगा और चूज करके वहाँ पे वो निर्वाचित होकर के वहाँ पे चुनाव करके के माध्यम से वहाँ पे हो जाएगा। अर्थात ये भारत में जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के बेटा राष्ट्रपति नहीं होता है, बल्कि समझिए कि यहाँ से उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके वहाँ पे भेजा जाता है। ती आपको रिपब्लिक है, गणराज्य है। रिपब्लिक जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में देख लिया जाए तो ब्रिटेन में वहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे राजतंत्र भी है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति है तो वहाँ पे राजा है। क्या है वहाँ पे? तो वहाँ पे राजा है, उसके बाद वहाँ पे प्रधानमंत्री है। अर्थात वहाँ पे इस फॉर्मेट को लिया गया है कि लोकतंत्र भी है, वहाँ पे राजतंत्र भी है, इस फॉर्मेट को अपनाया गया है। लेकिन भारत में जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे जैसे मान ली यहाँ तो बहुत पहले से ही यहाँ पे राजा महाराजे रहते थे, या राजतंत्र था यहाँ पे, तो ऐसे ही उसको राजतंत्र को हटा के आपको यहाँ लोकतंत्र को अपनाया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, यानी वहाँ के राजा वाला सिस्टम जो था, राजतंत्र था, उसको हटा करके भारत को रिपब्लिक किया गया, और उस राजा के स्थान पर भारत में क्या है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। यानी यहाँ पे राष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, लेकिन वहाँ पे राजा है, फिर उसके बाद आपको प्रधानमंत्री है। यानी वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत है, और भारत का वो चुनाव से द्वारा जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद ये 5 हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब यहाँ पे दी जाएगी। क्या कह रहा है? सामाजिक, यानी समाज में रहने वाले हर एक वर्ग के लोग, हर एक नागरिक को सामाजिक स्तर पर न्याय जो है बराबर तरह से मिलेगा। जैसे इस देश में धार्मिक स्तर पर देखा जाए तो आपको जन्मस्थान को लेकर देखा जाए, उसके रंग को लेकर देखा जाए, या जाति को लेकर देखा जाए, यानी हर एक तरह से जितना विभेद है ये सबको जो है उस समान न्याय उसको यानी सामाजिक स्तर पर दी जाएगी। क्योंकि समाज में देखा जाए रंग के आधार पर भी है, धर्म के आधार पर भी है, आपको जन्मस्थान के आधार पर भी है, जाति के आधार पर भी है। तो ऐसा नहीं सब उसमें समझिए कि क्या है उसका भेद किया जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी सबको समान दृष्टि से देखा जाए। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये समानता का अधिकार यही दर्शाता है कि सब कोई समान है, यानी समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का न्याय जो है समान दृष्टि से दिया जाएगा। उसी तरह आर्थिक है। आर्थिक का मतलब ये है जैसे मान लीजिए कोई धनी है या कोई गरीब है, उसका भी समझिए कि न्याय जब दी जाएगी तो सबको समान दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ जो आपको राजनीतिक स्तर पे है, अर्थात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई अब राजनीतिक दफ्तर में जाए या कोई आपको सरकार के विरुद्ध जाए या सरकार को कुछ कहना है, सबको समान अवसर मतलब न्याय मिलना चाहिए। और ये आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है ये आपको 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी वही चीज़ फॉर्मेट को लिया गया है भारतीय प्रियम्बल में। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसी के फॉर्मेट को यहाँ लिया गया है। और एक चीज़ आप लोग यहाँ जरूर याद रखिएगा
ये क्रम इसी तरह से होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एग्जाम में आ सकता है, उसको क्रम से सजाने के लिए तो आप इसको ऐसे सजा सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऐसा नहीं कि राजनीतिक पहले आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले एक और चीज़ देख लेंगे। जैसे मान लें कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रियम्बल में जो प्रियम्बल, संविधान का प्रियम्बल जो है, इसमें भारत का कितना बार जिक्र हुआ है, यानी पूरे प्रियम्बल में भारत का कितने बार जिक्र हुआ है, इसको याद रखिएगा। एक या हम भारत के लोग और भारत को एक, बस यही दो चीज़ जो है आपको भारत में 2 बार ही सिर्फ और सिर्फ आपका भारत का जिक्र किया गया है आपको इस प्रियम्बल में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कितना बार भारत का जिक्र किया गया है, तो 2 बार। चलिए आगे बढ़िए। फिर आगे यहाँ कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यानी किसी का अपना थॉट हो, कोई अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्त करना चाहता है किसी बात को, या विश्वास है, या कोई अपना धर्म मानना चाहता है, या बदलना चाहता हो, या उपासना की, ये हर एक चीज़ की स्वतंत्रता इसके द्वारा दी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये स्वरूप, ये जो मतलब ये आपका हम लोग स्वरूप यहाँ से पढ़ चुके हैं, और यहाँ से शुरू होता है उद्देश्य इन भारतीय संविधान में। उस भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर उसको न्याय बराबर मिले, या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी सबको मिलनी चाहिए। फिर उसके साथ ही जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए, यानी प्रतिष्ठा सबके समान होनी चाहिए और अवसर के मामले में भी सबको समान मिलने चाहिए। जैसे वही पहले हम बताए हैं, समानता के अधिकार में आपको जो आपके ये आर्टिकल्स जो है जो इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत एक अखंड देश है, ये बहुत सारे वर्ग या जाति या धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सबको मिलजुल के या रहने के यहाँ समझिए कि कहीं ना कहीं एक आपको संकेत दिया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली तथा बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी देश के हर एक नागरिक को इस जाति, धर्म और जैसे मान लें कि जन्म स्थान हो या अपना क्षेत्र से आगे उठकर भाईचारे की नाता से ये आपको इस देश में रहने की ज़रूरत है। ऐसा समझिए कि यहाँ पे इसको बताया गया है, बंधुता बना के, भाईचारा बना के रहने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ हर एक धर्म के लोग हैं और धर्म के हिसाब से जीना अगर शुरू कर दे तो फिर इस देश में रहना भी मुश्किल थोड़ा हो जाएगा। इसीलिए सबसे ऊपर उठ कर के जीवन जीना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपको जो स्वतंत्रता जो है, समानता जो है और बंधुत्व जो है, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो नारा जो है आपको फ्रांस की क्रांति से इस फॉर्मेट को लिया गया है, जो फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 के बीच में हुई थी। ठीक है, यानी स्वरूप उद्देश्य में क्या देखें हम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, और आपको राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना और बंधुता को बना करके रखना, इसका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के प्रियम्बल में। फिर उसके बाद देखते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, क्या दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी संविधान यहाँ तक आगे कंप्लीट हो जाता है और संविधान के मात्र 15 आर्टिकल को, कितना 15 आर्टिकल को और एक 394 एक आर्टिकल है इसको, अर्थात 16 आर्टिकल को ये आपको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। क्योंकि 394 इसलिए लागू किया गया कि इसमें बताया गया कि भारत के 15 आर्टिकल को इस दिन लागू किया जा रहा है, तो इसके साथ साथ में इसको भी लागू किया गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 नवंबर 1949 को आपको कितने आर्टिकल को लागू किया गया, तो अगर इसको ले लिया जाए तो टोटल आपका 16 आर्टिकल हो जाएगा, और इसको नहीं लेता है तो फिर आपको 15 होगा। ठीक है, तो आपको 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। और फिर उसके बाद आपको क्या हुआ,
मतलब इसके इस दिन जो है अंगीकृत किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया, अधिनियमित लागू किया गया और आत्मार्पित किया गया, अपने आप को सौंपा गया उसको। ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इस संविधान को लागू कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि आंशिक रूप से लागू कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, या ये वर्ड जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये क्वेश्चन में आता है तो 26 नवंबर 1949 को मारेंगे। या आपको पूछे कि आपको भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये देश जब आज़ाद हुआ तो ये देश का आज़ाद होना तो अपने हाथ में नहीं था, लेकिन ये 26 जनवरी का जो डेट है ये बहुत पहले से भारत के लिए खास था, जो है क्योंकि बहुत पहले से ही ये 26 जनवरी को ये भारत में स्वतंत्रता दिवस आपको मनाया जाता था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं सोचा गया कि ये महत्वपूर्ण जो दिन है, ये दिवस जो है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको ऐसा किया जाए, इसको कंप्लीट रूप से अगर संविधान को यहाँ लागू करते हैं तो ये विशेष दिन भी बरकरार रहेगा, ये देश के लिए जो बहुत पहले से आ ही रहा है। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इस संविधान को लागू कर दिया गया और इस देश का महत्व और बढ़ा दिया गया। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, तो जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला वही कि आपको भारत प्रियम्बल में भारत का जिक्र कितना बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। और संशोधन जो है, जो आपको प्रियम्बल में कितना बार अब तक संशोधन हुआ है, तो मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। आपको भारतीय संविधान, ये आपको प्रियम्बल जो है इसका कितना बार संशोधन किया गया है अब तक, तो मात्र 1 बार किया गया है, वो भी 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा किया गया है। जैसे ही आपको किसी के बारे में पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए पूछे कि KM मुंशी क्या बोले हैं आपको प्रियम्बल को लेकर के, तो यहाँ हो सकता है कि प्रियम्बल जो है राजनीतिक जन्मपत्री है, किसका, संविधान का। फिर आगे जैसे मान लो NA पालकी वाला ने क्या कहा है, तो संविधान का परिचय पत्र है क्या, प्रियम्बल। फिर उसी तरह जैसे मान लें कि आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में आपको प्रियम्बल को संविधान का आत्मा बताया गया है। या यहाँ पे ये पूछ सकता है जब आपको जजमेंट आया था तो बेरोबारी जजमेंट में क्या बताया गया था प्रियम्बल को, तो ये क्या है, तो आपको ये प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। वही केशवानंद भारती बनाम में जब आया था, जब इसमें जजमेंट आया तो इसमें बताया गया कि प्रियम्बल जो है, उद्देशिका जो है, वो भारतीय संविधान का भाग है और जिस तरह से संविधान में संशोधन होता है उसी तरह से आपको प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। फिर उसी तरह जैसे SR मुंबई जो है ये आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या कहा गया कि आपको प्रियम्बल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का आधारभूत संरचना है। ये सब चीज़ हम जानेंगे। और बस यही आंशिक रूप से आपको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया और पूर्ण रूप से आपको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये पूछ सकता है कि आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जो आपको 1789 से लेके 1799 के बीच में हुआ था। फिर उसके आगे देखेंगे तो जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये फॉर्मेट कहाँ से लिया गया है, तो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, वहाँ से लिया गया है। ये भी पूछ सकता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं भारत का अपना कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह जितने सारे धर्म हैं भारत सरकार सबको एक नज़र से उसको देखती है, सबका रिस्पेक्ट करती है और सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। वहीं गणराज्य का मतलब पूछ दे तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो आपको वंशानुगत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन, वंशानुगत नहीं है और आपके इसको चुनाव के थ्रू वहाँ पे जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से जाता है। देखिए चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो चीज़ होता है,
जैसे मान लीजिए हम लोग किसी विधायक या सांसद को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, और वो लोग जब वो लोग चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।